इससे पहले वाली पार्ट में हमने क्या देखा था कि दो सर्किट ब्रेकर के जो दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके बीच में आर्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट। और हमने ये भी देखा था कि जब तक उस आर्क को हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका फॉल्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका फॉल्ट क्या होगा, परसिस्ट करेगा किसी भी सर्किट में, ठीक है। तो हमें फॉल्ट को क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो आपका आर्क फॉर्मेशन है उसे खत्म करना होगा, राइट। तो उसके कुछ मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशन के दो मेथड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, हाई रेजिस्टेंस मेथड है, और सेकंड क्या है, लो रेजिस्टेंस मेथड है, जिसे हम करंट जीरो इंटरप्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हाई रेजिस्टेंस मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस आर्क, जो भी आर्क रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आर्क रेजिस्टेंस इज इंक्रीज विद द टाइम सो दैट द करंट इज रिड्यूस एंड फाइनली द आर्क इज इंटरप्टेड। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका जो आर्क रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, आर्क रेजिस्टेंस को बढ़ा के, और आर्क रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट आपका डिक्रीज होगा, और फाइनली क्या होगा, जो आपका आर्क होगा वो खत्म हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड में हम ये करते हैं कि हम आर्क की जो लेंथ, जो रेजिस्टेंस है आर्क की, उसे बढ़ाते हैं ताकि जो आपका करंट फ्लो हो रहा है आर्क के कारण वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए और टाइम के साथ, और फाइनली जो आर्क क्या हो जाए, इंटरप्ट हो जाए, आपका एक्सटिंग्विश हो जाए, राइट। तो कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, कैसे आर्क रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यही आपका मेथड है हाई रेजिस्टेंस मेथड, जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करके आपके आर्क को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड ऑफ आर्क इंटरप्शन, इसमें क्या करेंगे, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज सो एज टू रिड्यूस द करंट टू अ वैल्यू इनसफिशिएंट टू मेंटेन अ आर्क, ठीक है, समझ गए। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो आपका आर्क रेजिस्टेंस होता है वो कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, आर्क रेजिस्टेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो मेथड क्या है, लेंथनिंग ऑफ आर्क के लेंथ को बढ़ा के उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं आर्क को, कूल कर सकते हैं हम, रिड्यूस कर सकते हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आर्क का, ठीक है। तो ये एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे। तो देखो फर्स्ट आपका क्या है, लेंथनिंग द आर्क के लेंथ को बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, आपके रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, आर्क रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है, मान लो हाई वोल्टेज है तो किसी दो वायर को दूर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो आर्क लेंथनिंग द आर्क है, ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रोसेस आपके आर्क रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने में, ठीक है, समझ गए। सेकंड क्या है, कूलिंग द आर्क। तो क्या है, कूलिंग द आर्क, हम आर्क को कूल करके क्या कर सकते हैं, उसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई मटेरियल वगैरह यूज करके आर्क को हम कूल करके उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या है, स्प्लिटिंग द आर्क। मान लो कि ये जो हमारा ये आर्क है, ठीक है, ये आर्क जा रहा है, तो कोई यहाँ पे प्लेट आप लगा दो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इस आर्क को कट कर देगा, तो इस आर्क को क्या स्प्लिट कर देगा, तो इससे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्क। मान लो कि आपका ये आर्क जा रहा है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, उसके बाद क्या कर दो, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को आप रिड्यूस कर दो, मान लो किसी मटेरियल के थ्रू इसे ना आप पास करवा दो, तो क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाएगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं आपके क्या करने के लिए, आपका हाई रेजिस्टेंस मेथड के डिफरेंट मेथड वे टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ आर्क, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा क्या देखेंगे, लो रेजिस्टेंस मेथड देखेंगे कि लो रेजिस्टेंस मेथड और जीरो करंट इंटरप्शन मेथड क्या होता है। तो सेकंड मेथड हमारा क्या है, लो रेजिस्टेंस मेथड और जीरो करंट इंटरप्शन मेथड, ठीक है। तो देखो ये जो आपका मेथड है ये हम क्या किसमें यूज करते हैं, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ एसी सर्किट, ठीक है। ये एसी के केस में सिर्फ एप्लीकेबल है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एज अ नेम सजेस्ट जीरो करंट जीरो इंटरप्शन यहाँ पे, ठीक है, इंटरप्शन मेथड। तो ये क्या होता है, मान लो कि हमारा कोई फॉल्ट करंट ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, एसी में क्या होगा, साइनोसोडल होगा, अपना वेव क्या एसी वेव ऐसे ही होता है, और डीसी में आपका क्या होगा, वो स्ट्रेट जा रहा होगा, राइट, ठीक है, डीसी में स्ट्रेट जा रहा होगा। तो कभी ना कभी आपका तो करंट जीरो पे आएगा ना, यहां से तो क्रॉस करेगा, यहाँ पे क्या वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो यहां से तो कभी ना कभी तो आपकी जो वेव फॉर्म होगी करंट की यहां से क्रॉस करेगी,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी जब वेवफॉर्म आपका यहाँ पे आता है तभी हम क्या कर देते हैं, उसे हम करंट को इंटरप्ट कर देते हैं, वहां पे खत्म कर देते हैं, ताकि वो आगे जो ये प्रोसेस फर्दर जो आपका प्रोसेस होगा वो ना हो पाए। ठीक है। लेकिन डीसी के केस में आपका जो करंट है वो जीरो पे आ ही नहीं रहा, राइट, वो स्ट्रेट चला जा रहा है, तो इसे जीरो पे लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, आपका जो ये मेथड है सिर्फ हम एसी में यूज करते हैं, ना कि डीसी में। इसीलिए हम एज अ नेम सजेस्ट जीरो करंट इंटरप्शन। जैसे ही करंट आपका जीरो पे आता है तो यहीं पे हम क्या कर देते हैं, इसे एक्सटिंग्विश कर देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं। ये कैसे करेंगे ये बाद में देखेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, ये सिर्फ आपका जो दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ एसी सर्किट ब्रेकर, राइट, नॉट इन डीसी। ठीक है। ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, आपका जो करंट आपका जो फ्लो करेगा वो क्या होगा, आपके सिर्फ जीरो पे ही इंटरप्ट कर सकते हैं और किसी इंस्टेंट पे उसे इंटरप्ट नहीं कर सकते। जैसे ही जीरो पे आएगा तो हम क्या करते हैं, उस करंट को इंटरप्ट कर देते हैं इस मेथड में, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि वाई वी आर ओनली यूज दिस मेथड फॉर एसी, राइट, नॉट फॉर डीसी। ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे कि क्या कौन कौन से टर्म्स होते हैं इसमें। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, आर्क वोल्टेज, राइट। आर्क वोल्टेज क्या होता है, ये क्या होता है, आपका एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, दिस इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्क इज नोन एज आर्क वोल्टेज। ठीक है। जो दो टर्मिनल्स के बीच में जो आर्क आपका बनता है उनके बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है क्या होता है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्क इज नोन एज अ आर्क वोल्टेज। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, आर्क वोल्टेज कहते हैं, राइट। या फिर इसे ये लिख से बोल सकते हो, इट इज द वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर ड्यूरिंग द आर्किंग पीरियड। ठीक है। जब आर्क का फॉर्मेशन होता है उस वक्त दोनों सर्किट ब्रेकर के बीच में आपके दो सर्किट जो ब्रेकर के कॉन्टैक्ट है उनके बीच में जो भी आपका क्या होता है, जो भी आपका वोल्टेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्क वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्या आपका रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज। रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज क्या होता है, इट इज अ ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट एट और नियर द जीरो करंट जीरो ड्यूरिंग द आर्किंग पीरियड। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मान लो कि जैसे यहाँ पे मान लो मैंने क्या बोला था कि आपका जो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस जीरो इंस्टेंट पे अगर इसे हम इंटरप्ट नहीं करते तो उसके बाद फिर से क्या होगा, आपका आर्क का मतलब अगर इंटरप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका आर्क का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे एक वोल्टेज फिर से स्ट्राइक करता है, फिर से आपका वोल्टेज होता है, ये फर्दर आपका वेव फॉर्म बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। और रिकवरी, ये हो गया रिकवरी वोल्टेज, इसे डायग्राम के थ्रू देखेंगे हम लोग। रिकवरी वोल्टेज किसे कहते हैं, इट इज अ नॉर्मल वोल्टेज। ये क्या होता है, नॉर्मल वोल्टेज होता है दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर आफ्टर द फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन। ठीक है, एक्सटिंक्शन, राइट। जब आपका फाइनली जब आर्क आपका एक्सटिंग्विश हो जाता है उस वक्त जो वोल्टेज, नॉर्मल वोल्टेज जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। देखो ये जैसे सर्किट डायग्राम है, तो ये अपना क्या है, जो आपको ये साइनोसॉइडल वेव दिख रहा है, ये क्या है, आपका नॉर्मल जो सिस्टम का वोल्टेज है ये है। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, राइट, ये वाली जो वेव फॉर्म दिख रही है ये आपका क्या है, दिस इज द आर्क वोल्टेज। जब आपका आर्क डेवलप होता है तो उसके बीच में जो दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्क वोल्टेज कहते हैं। और ये जो आपको है, ये जो आपको दिख रहा है वेव फॉर्म, ये क्या है, आपका फॉल्ट करंट, राइट। और यहाँ पे क्या है, जब ये जीरो पे आता है वेव फॉर्म तो वहां पे हम क्या कहते हैं, करंट जीरो इंस्टेंट। ठीक है। या फिर द इंस्टेंट ऑफ आर्क इंस्टिंक्शन। ठीक है। ये इंस्टेंट है जहां पे हम आर्क को क्या कहते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, राइट। और ये जो आपको वेव फॉर्म दिख रही है ये क्या होती है, आपकी रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज होती है। और ये जो मान लो कि रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज जैसे ही खत्म होता है, आर्क आपका एक्सटिंग्विश होता है, तो आपका जो सिस्टम का नॉर्मल वोल्टेज था वो आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि द वोल्टेज अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर इज अ आर्क वोल्टेज, राइट। आप लिखते भी जाना, द वोल्टेज अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर इज नोन एज द आर्क वोल्टेज। ठीक है। व्हेन द आर्क इज परसिस्ट। ठीक है। जब आपका आर्क परसिस्ट करता है किसी भी सर्किट में, मान लो कि होता है, मतलब आर्क जब भी आपका रहता है तो उस वक्त जो वोल्टेज होता है इन दोनों के कॉन्टैक्ट्स के बीच में उसे हम क्या कहते हैं, आर्क वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर इज अ आर्क वोल्टेज। ठीक है, व्हेन द आर्क इज परसिस्ट, राइट। समझ में आ गया। अब क्या होता है, दिस वोल्टेज बिकम द सिस्टम वोल्टेज व्हेन द
आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, अगर हम जैसे ही आर्क को हम बंद कर देते हैं, बुझा देते हैं, हटा देते हैं, जैसे आर्क को खत्म कर देते हैं, तो आपका जो आर्क वोल्टेज होता है वो क्या आपका बन जाता है, सिस्टम वोल्टेज होता है, तो जो नॉर्मल वोल्टेज होती है वो बन जाता है। ठीक है, समझ गए। अब क्या होता है कि आर्क क्या होता है, द आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड एट द इंस्टेंट ऑफ जीरो करंट जीरो। आर्क को कहां पे हम एक्सटिंग्विश करते हैं, आपके जीरो करंट जीरो पोजिशन पे, इंस्टेंट पे। इस इंस्टेंट पे हम क्या कहते हैं, आर्क को एक्सटिंग्विश करते हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या करते हैं कि आफ्टर द आर्क हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड, उसके बाद क्या होता है, तो जो वोल्टेज होता है आपके दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में, द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर टर्मिनल डज नॉट नॉर्मलाइज इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, तो वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियसली वो क्या होता है, आपका नॉर्मलाइज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे मान लो जीरो क्रॉसिंग पे आपका इस पे आपके वोल्टेज करंट को मैंने इंटरप्ट किया, तो उनके बीच में जो भी आर्क वोल्टेज था वो क्या हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। तो इंस्टेंटेनियसली नहीं होता है, उसमें क्या होता है, वो ऑक्सिलेट करते रहता है अपने पोजीशन पे। ठीक है, राइट। तो क्या होता है कि देयर इज ए ट्रांजिएंट कंडीशन। कुछ ट्रांजिएंट कंडीशन के स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है, जो आपका लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, जो फाइनल आपका स्टेडी स्टेट होता है। ट्रांजिएंट क्या होता है, कुछ समय के लिए आता है, राइट। ट्रांजिएंट कंडीशन क्या होते हैं, जो कुछ समय के लिए आते हैं। तो वही आपका बोल रहा है कि जो आपका ऑक्सिलेशन होता है, जैसे ही मान लो हमने जीरो क्रॉसिंग पे आपके करंट को इंटरप्ट कर दिया, तो अचानक से जो वोल्टेज है वो आपका कम नहीं होता है, वो क्या होता है, ऑक्सिलेट करता है। क्या होता है, ट्रांजिएंट कंडीशन आता है जहां पे वो क्या करता है, ऑक्सिलेट करता है, राइट। समझ गए। तो वो तुरंत डिसअपियर नहीं होता है। तो इस ट्रांजिएंट वोल्टेज विच अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर एट दैट इंस्टेंट of a arc being extinguished is known as a restacking voltage। ठीक है, restacking voltage का एक और आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हो, the transient voltage which appear across the two contacts of a circuit breaker at the instant of arc being extinguished is known as restacking voltage। ठीक है, समझ गए। restacking voltage क्या होता है कि जिस इंस्टेंट पे आप आर्क को बुझाते हो, तो क्या होता है, उस वक्त आपका आर्क को आप बंद करते हो यहाँ पे जीरो पे, तो उस वक्त अचानक से आपके जो दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो भी वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डिसअपियर नहीं हो पाता, जो आपका नॉर्मलाइज नहीं हो पाता है, जो आर्क वोल्टेज होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑक्सिलेट करते रहता है अपने पोजीशन पे। उसे हम क्या कहते हैं, रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज कहते हैं। वो कुछ ट्रांजिएंट आपका ट्रांजिएंट कंडीशन होता है जहां पे वो ऑक्सिलेट करते रहता है कुछ शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका जो वोल्टेज एपियर होता है, द वोल्टेज विच एपियर्स अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट आफ्टर द आर्क इज फाइनली एक्सटिंग्विश्ड एंड द ट्रांजिएंट ऑक्सिलेशन इज डाई आउट इज नोन एज रिकवरी वोल्टेज। क्या होता है, जब आपका जो ट्रांजिएंट जो कंडीशन था, ऑक्सिलेशन था, वो क्या होता है, डाई आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसके बाद जो दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो भी वोल्टेज अपीयर होते हैं, आपके दो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में जो वोल्टेज अपीयर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। तो रिकवरी वोल्टेज का आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हो, रिकवरी वोल्टेज इज द वोल्टेज विच अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर right after the arc is finally extinguished and the transient condition is die out। ठीक है, is known as recovery voltage। तो ये आपका पूरा था आर्क फॉर्मेशन कैसे होता है और आर्क इंटरप्शन कैसे होता है, आर्क को एक्सटिंग्विश हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जिसे आपको जानना था। अब हम क्या देखेंगे आपका कि जीरो करंट इंटरप्शन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, ये सारे टर्म्स आपने देख लिए। अब हम क्या देखेंगे कि आपका जो भी जीरो करंट इंटरप्शन और आपका लो रेजिस्टेंस मेथड क्या कहता है। तो देखो इसमें क्या होता है आपका कि जो आपका आर्क होता है ना, तो वो क्या होता है, आर्क इज ए कॉलम ऑफ आयोनाइज गैसेस। ठीक है, उसमें आर्क क्या होता है, आपका आयोनाइज गैसेस होते हैं। ठीक है, अगर इस आर्क को आप एक्सटिंग्विश करना चाहते हो, बुझाना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं, उनको क्या करना होगा, आपको रिमूव करना होगा इस गैप से इमिडिएटली। ठीक है, कि आफ्टर द करंट रीचेस द न्यूट्रल जीरो। ठीक है, जैसे ही आपका करंट जीरो पे पहुंचता है, उससे पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसा ना जीरो से पहुंच के फिर से वो साइकिल रिपीट कर दे। ठीक है, तो उससे पहले ही आपको क्या करना होगा कि आपको इन दोनों के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं उसको क्या करना होगा, आपको
रिमूव करना होगा, ठीक है। टू एक्सटिंग्विश द आर्क द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस टू बी रिमूव फ्रॉम द आर्क हाँ, तो आपने ये सारे टर्म्स आपने देख लिए। अब हम क्या देखेंगे कि लो रेजिस्टेंस मेथड क्या होता है और जीरो करंट इंटरप्शन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो देखो आपका जो दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो आर्क का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है, दिस आर्क इज अ कॉलम ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। ये क्या होते हैं, जो आपके आयोनाइज्ड गैसेस होते हैं वो उससे पूरे भरे पड़े होते हैं, जो भी आपका आर्क होता है, ठीक है। अगर आप इसे एक्सटिंग्विश करना चाहते हो तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं इनके बीच में, उसे क्या करना होगा, आपको रिमूव करना होगा इमिडिएटली आफ्टर द करंट रीचेज अ नॉर्मल नेचुरल जीरो, ठीक है, राइट। जैसे ही आपका करंट यहाँ जीरो पोजीशन पर पहुंचे, इमिडिएटली आपको क्या करना होगा, उस इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को क्या करना होगा, आपको इमिडिएटली रिमूव करना होगा, ठीक है। टू एक्सटिंग्विश द आर्क द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर टू बी रिमूव फ्रॉम द गैप इमिडिएटली आफ्टर द करंट रीचेज अ नेचुरल जीरो, ठीक है, समझ गए। अब आयंस को हम आयंस और जो आपका इलेक्ट्रॉन्स उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव ईदर बाय रिकम्बाइनिंग देम इनटू अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मान लो आपके कुछ प्लस चार्जेस होंगे, माइनस चार्जेस होंगे, तो इसे आप रिकम्बाइन करके क्या बनाओगे, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाओगे। तो फर्स्ट मेथड क्या है आपका, इसमें लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड ईदर बाय रिकम्बाइनिंग देम इनटू अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय, ठीक है, फर्स्ट हो गया। और क्या है भाई, और कैसे हम कह सकते हैं, किसको कैसे हटा सकते हैं, स्वैपिंग देम अवे बाय इंसर्टिंग अ इंसुलेटिंग मटेरियल इनटू अ गैप। हम क्या कर सकते हैं, इसे कैसे हम हटा सकते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल इस गैप के बीच में डाल के इसे हटा सकते हैं, राइट। इस गैप के बीच में क्या कर सकते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल इंसर्ट करके हम इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो आपका करंट जो आर्क ये जो आर्क होगा आपका, वो क्या इंटरप्ट कब होगा, जब आपका जो आयंस वगैरह रिमूव्ड हो जाएंगे इसके गैप के बीच में। तो क्या होना चाहिए, जो आपके आयंस जो रिमूव करोगे वो क्या होना चाहिए, तो देखो जो आपके आर्क इसमें मतलब जो आपका आर्क कब इंटरप्ट होगा, इफ द आयन आर रिमूव फ्रॉम द गैप एट द रेट फास्टर देन द रेट ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। जब आपका जो आप जो आयंस रिमूव करोगे वो क्या होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए एज कंपेयर टू द रेट ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होना चाहिए आपका, इन दिस मेथड जो आप तो देखो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो आपका ये जो इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या दो चीज को कंपेयर करते हैं आपके, द रेट एट विच द गैप रिकवर्स इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ is compared with the rate at which restriking voltage across the gap is rises, ठीक है। हम क्या करते हैं, आपका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, कि करंट को क्या करेगा, वो इंटरप्ट करे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू आपका करंट क्या होता है, फ्लो नहीं कर पाता है, राइट। मैंने कल आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो इसमें हम दो चीज को कंपेयर करते हैं कि अगर आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, अगर वो आपके जो भी रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज जो रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज है गैप के अक्रॉस, अगर उससे ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है, आपका आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अगर रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज रेट आपका ज्यादा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के रेट से, तो आपका आर्क एक्सटिंग्विश नहीं होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो होता है जहां से आपका करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखो दोनों के बीच में ग्राफ बना के मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, तो इसमें हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और दूसरा क्या होता है आपका, द रेट एट विच रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज अक्रॉस द गैप राइजेस, ठीक है। तो देखो अगर आपका ये क्या है, वोल्टेज और टाइम है। अगर क्या होता है कि इफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन द रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज, देन योर आर्क इज एक्सटिंग्विश। इस केस में आपका क्या होगा, आपका जो आर्क होगा वो क्या होगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ठीक है, एक्सटिंग्विशेस। इस केस में आपका आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर इफ योर रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज राइजेस मोर रैपिडली देन द
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो आयोनाइजेशन है वो क्या होगा, परसिस्ट करेगा, और आपका जो आर्क क्या होगा, रिजल्टिंग क्या, जो परसिस्ट करेगा तो क्या होगा, जो अनदर हाफ साइकिल होगा उसके लिए भी आर्क क्या करेगा, आपका रहेगा, ठीक है, परसिस्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा कि if dielectric strength increases more rapidly than the restriking voltage, then arc is extinguished. And in this case, when the restriking voltage rises more rapidly than the dielectric strength, then ionization is persist and resulting in the arc for the another half cycle, ठीक है। तो आपके अनदर हाफ साइकिल के लिए भी क्या होगा, आपका आर्क परसिस्ट करेगा। तो अगर हमारा क्या हो जाए, आर्क एक्सटिंग्विश हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज के रेट से क्या करना होगा, ज्यादा रखना होगा, ठीक है, समझ गए।